अपने शहर के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का एक ऑडिटोरियम जी जो 1200 लोगों की कैपेसिटी का है, जहाँ 1200 लोग एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में बैठ के किसी भी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम को कर सकते हैं, देख सकते हैं। यमुना नदी से जो हमारे जो कैनाल आती है आगरा कैनाल, वो आगरा कैनाल में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है, शायद ही पलवल का कोई गांव जो पानी वहां पहुंचता है, चाहे वो खेती के माध्यम से या जलापूर्ति जहां भी उसके माध्यम से पेयजल की हो रही है, शायद ही कोई गांव ऐसे हमारे क्षेत्र में बचा है जहां जिस गांव के अंदर उस दूषित पानी के कारण से कैंसर पेशेंट नहीं है। अब आपसे 2 सवाल करूंगा चेयरमैन साहब जी। 2 साल हो गए आपको चेयरमैन बने हुए, 2 साल ज़्यादा का टाइम हो गया। 2 साल के अंदर पलवल में आपने क्या समझते हैं कितना बदलाव हुआ? पिछली सरकार भी आपकी थी और आज भी आपकी सरकार है। मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि पलवल म्यूनसिपैलिटी के अंदर इतनी क्षमता है, या हमारे पास, हमें दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते, इतने संसाधन हैं कि हम 10,000 लोगों को मकान दे सकते हैं। 10,000 मकान बना सकते हैं। जो जीएसटी कलेक्शन होता है जी, जिससे पलवल शहर से जो भी जीएसटी कलेक्शन हो रहा है उसका 10% कम से कम पलवल शहर के लोगों की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए खर्च किया जाए। तो हॉस्टल के लिए अभी क्या प्लानिंग आपने सुझाव रखा? क्या इसको पीपीपी मॉडल पर रखा जाए या फिर सरकार बनाए, इसको नगर परिषद बनाए? और कौन सा कोई प्रस्ताव रखा आपने इसको विशेष? किसी भी देश, प्रदेश या राज्य और इसके साथ जिलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है शहरों का आधारभूत ऐसा ढांचा कि जिसके अंदर विकास की नई इबारतें लिखी जा सकें। शहर के अंदर विकास कैसा हो, ये जिम्मेदारी होती है निकाय संस्थाओं की। कई शहर ऐसे हैं कि जिनका जो विकास कार्य जिनके अंदर हुए वो पूरी तरह से उनको विधिवत रूप से या उनको अगर डिज़ाइन किया जाए किसी विकास के मामले में किसी शहर को, तो वो उस मानकों पर कहीं खरे नहीं उतरते। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं बीच में कि जिनकी वजह से आधारभूत जो ढांचा होता है वो भी चरमराता है। इस सब के लिए ज़रूरी होता है कि निकाय संस्थाएं, खासकर जब शहर की बात हो रही है, निकाय संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि अगर जागरूक हों और वो दिलचस्पी भी लें और उनकी इच्छा शक्ति हो कि उनका शहर आगे बढ़े, तो फिर वो शहर विकास की नई इबारत लिखा करता है। कुछ इसी विषय को लेकर के आज मैं बात करूंगा पलवल नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल से। डॉक्टर यशपाल, जिनको लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया पलवल नगर परिषद का चेयरमैन बने हुए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में 4 रोज पूर्व वित्त आयोग की एक बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर डॉक्टर यशपाल ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया नगर परिषद यानी कि काउंसिल के चेयरमैन के नाते। तो पहले तो यशपाल जी आपको बधाई कि आपको हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और संभवतः हरियाणा के विकास के लिए और खासकर पलवल के विकास के लिए कोई नई बात जरूर चली होंगी। निश्चित रूप से ये पहला अवसर है कि जहां नगर परिषद के पलवल नगर परिषद या पलवल जिले से किसी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, कॉन्फ्रेंस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि पूरे देश भर से म्युनिसिपल लीडर्स को बुलाया था। तो उसमें चर्चा जो हुई होगी वो तो पूरे प्रदेश को लेकर हुई होगी कि शहरों के अंदर कैसा काम हो, उनके जो प्रोबेबली पलवल को भी लेकर नहीं, पलवल को लेकर भी उसमें चर्चा हुई है। और उसका मुख्य उद्देश्य जो वित्त आयोग के जो 16वें कमीशन की जो बैठक हुई, तो उसमें जो मुख्य विषय जो रहा कि भाई हम म्यूनसिपैलिटीज़ के माध्यम से कैसे देश की जो प्रगति है उसको तेज कर सकते हैं, ये मुख्य विषय ये था। और म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या योगदान हो सकता है कि अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो म्यूनसिपैलिटीज़ को भी आज जैसे विश्व स्तर की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके हिसाब से ही भारत की म्यूनसिपैलिटीज़ भी काम करें। मुख्य विषय जो अपने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी थे, उनके माध्यम से जो उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें मुख्य विषय वित्त आयोग के चेयरमैन है। वित्त आयोग के चेयरमैन जी। तो क्या प्रस्ताव वहाँ से थे या क्या आपने विचार, पलवल पे बाद में आएंगे, पहले वित्त आयोग पे उसी पे बैठक में बात करते हैं, तो क्या आपने वहाँ पर सुझाव रखे, ऐसे कोई सुझाव
जो खासकर पलवल के लिए या पूरे हरियाणा के लिए मिसाल बन सकते हो या फायदा दे सकते हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है जो म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपैलिटी जो भी लोकल लीडर्स होते हैं, उसमें पार्षद हों, चेयरमैन हों, वाइस चेयरमैन हों, मेयर्स हों, क्योंकि वो लोकेलिटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, उनका जो लाइफस्टाइल है बेहतर हो, वो उनकी प्राथमिकता रहती है। और लेकिन कुछ लायबिलिटी भी होती है जनता के लिए। करेक्ट। उसमें लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं कि हम जो सभी क्षेत्र का समान विकास हो, उसके लिए कुछ नियमों में भी हम बदलाव के वहाँ पे सुझाव दिए गए, और कुछ जो आर्थिक सहयोग जो सरकारें देती हैं उनका तय समय पे म्यूनसिपैलिटीज में पहुँचना, ये भी एक मुख्य विषय रहा। तो ऐसे विषयों को हमने जो चिन्हित करके उनको सुझाव दिया। साथ साथ एक सुझाव हमने ये दिया कि पूरे जैसे हमारा पलवल नगर है या कोई भी म्यूनसिपैलिटी देश में, एक हम पलवल को ही एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो यहाँ के नागरिक अगर बाकी शहरों के मुकाबले में अगर अच्छा बेहतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं सरकार को, तो उनकी लाइफस्टाइल में भी वो सारी चीज़ें झलकनी चाहिए, वो दिखना चाहिए, उनको बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हमने वित्त आयोग के माध्यम से सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि जो जीएसटी कलेक्शन होता है जी, जैसे पलवल शहर से जो भी जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, उसका 10% कम से कम पलवल शहर के लोगों की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए खर्च किया जाए, ऐसा सुझाव हमने वित्त आयोग को दिया है। अभी तक होता क्या है कि जैसे एक्साइज ड्यूटी है, उसमें निकाय संस्थाओं का भी और पंचायत का दोनों का राइट होता है, एक परसेंटेज रेशियो फिक्स है कि जो मिलता है उनको। या अगर इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली के बिल के अंदर भी निकाय संस्थाओं का भी और पंचायती जो संस्थाएं हैं उनका भी एक रेशियो फिक्स है, भाई इतना उनके अकाउंट में आता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं या आपने ये प्रस्ताव दिया कि जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स है, सबसे बड़ा टैक्स इस समय, तो आपने प्रस्ताव दिया कि जीएसटी के अंदर जो जिस शहर का योगदान हो, यानी कि मान लिया अगर पलवल से जीएसटी भरा जा रहा है 1 करोड़ रुपए का, तो आप चाहते हैं कि उसका 10% पलवल को वापस दे दिया जाए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटों को वापस करती है। करेक्ट, वही कहना चाह रहे हैं। यही है। 2 जीएसटी है, एक सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, एक स्टेट जीएसटी। कौन सा वाला शेयर चाहते हैं? देखिए, ये तो वित्त आयोग ने तय करना है। हम तो चाहते हैं, आपका प्रस्ताव क्या है कि क्या टोटल जीएसटी में मिले? टोटल जीएसटी का 10%, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर का भी रहे, कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी रहे। इसके अंदर टकराव की बात नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले स्टेट को दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के या जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो हमेशा सरकार से लड़ते हैं कि हमें हमारा टाइम पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जीएसटी का, वो हमें मिलता नहीं। इसके बाद अगर निकाय संस्थाएं अलग से मांगेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रही है वो, तो क्या इसमें आपस में टकराव की बात नहीं आएगी या हित टकराएंगे नहीं गवर्नमेंटों के साथ में निकाय संस्थाओं के भी? देखिए, वित्त आयोग का जो मुख्यतः काम है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगी। उसमें एक सुझाव के तौर पे वहाँ पे रखा गया है कि हम म्यूनसिपैलिटीज़ का अगर बेटरमेंट चाहते हैं। नहीं चेयरमैन साहब, नो डाउट ये अच्छा सुझाव है। अगर निकाय संस्थाओं के पास में सेम पंचायती राज की है, अगर उनके पास फंड्स अच्छे होंगे खर्च करने का, उनके पास अगर मादा होगा, उनके पास फ्लो ठीक होगा फाइनेंशियल, तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी तय है कि तमाम टैक्सों के अंदर जो निकाय संस्थाएं या पंचायत संस्थाएं, उनका राइट बनता भी है, मिलना भी चाहिए। तो ये प्रस्ताव आपने एक तो रखा। वित्त आयोग 5 साल के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है सरकार। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे पूरा फिक्स करने की बजाय 5 साल एक ट्रायल के तौर पे चले लीजिए। अगर म्यूनसिपैलिटीज बेहतर करती हैं, हाँ, एक टाइम रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो और कौन सा कोई प्रस्ताव रखा आपने विशेष? एक हमारे क्षेत्र पलवल क्षेत्र से संबंधित जो हमारे लाखों लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यमुना नदी से जो हमारे जो कैनाल आती है आगरा कैनाल, वो आगरा कैनाल में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है, शायद ही पलवल का कोई गांव जो पानी वहां पहुंचता है, चाहे वो खेती के माध्यम से या जलापूर्ति जहां भी उसके माध्यम से पेयजल की हो रही है, शायद ही कोई गांव ऐसे हमारे क्षेत्र में बचा है जहां जिस गांव के अंदर उस दूषित पानी के कारण से कैंसर पेशेंट नहीं है। और हमारी अनेकों मीडिया
के जो एजेंसीज हैं या सरकार की भी जो एजेंसीज हैं, उनका किसी का भी ध्यान इसकी तरफ कोई विशेष रूप से अभी तक नहीं गया है। सरकारों का ध्यान नहीं है, सरकारें सुनना चाहती हैं। नहीं, जहाँ तक दायित्व है, मैं आपको बताऊं, यमुना बचाओ अभियान कितने ही चले, नमामि गंगे की तर्ज पर यमुना स्वच्छता अभियान चला, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है एक तो सरकारों के अंदर, और दूसरा जो आपसी टकराव है, कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ तक यमुना की बात आपने की, यमुना को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ये जोड़ते हैं मुख्यतः। ये 4 राज्य ऐसे हैं कि जिनसे यमुना प्रभावित है। हरियाणा होगा तो वो दिल्ली पर कसूर डालेगा, हरियाणा के लोग कहेंगे कि दिल्ली का, आपने बिल्कुल सही उठाया, पलवल शहर के अंदर जो नाला निकलता है वो यमुना बैराज का ही है, उसकी देखरेख पलवल सरकार, पलवल प्रशासन की है, हरियाणा सरकार की है। इसके बावजूद देख सकते हैं उसके अंदर वाकई, हालांकि पलवल में फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो पानी है, आप देखें अगर कहीं तेज बहाव हो तो बहुत ज़्यादा झाग होता है उसमें, तमाम उसके अंदर गंदगी, तमाम उसके अंदर, चाहे आपकी नगर परिषद ही है, नगर परिषद का तमाम कूड़ा, पता नहीं आप कितनी व्यवस्था कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तमाम उसके अंदर वो डलता है जा करके। देखिए, नगर परिषद का मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि नगर परिषद का कोई भी वेस्ट, चाहे वो वाटर वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, उसका कोई भी पार्ट हम जो नहर है, कैनाल है, उसमें नहीं डालते। देखिए, आपके पास उसकी, ये लंबा विषय हो जाएगा, मैं इसको यहीं समेटूंगा। आपके पास जहाँ तक मैं समझता हूँ उस नाले की जो निकल रहा है, यमुना का जो आगरा कैनाल का जो नाला है, जो पलवल के पूरे शहर के बीच से गुजर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण आपने बताया कि कोई वेस्ट नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि कम से कम 20% शहर का मल मूत्र का विसर्जन उस नाले में होता है। उसके अंदर चाहे वो पॉश कॉलोनियाँ हैं और चाहे स्लम बस्तियाँ हैं, जहाँ जुड़ता है वहाँ कई ऐसे एरिया हैं, अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, पहला तो ये हुआ। सबसे महत्वपूर्ण, ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि अगर इनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, अगर वो नाले की तरफ ध्यान होगा तो ऑटोमेटिक यमुना की तरफ ध्यान खुद जाएगा फिर। और ये खासकर ब्रिज के एरिया, खाली पलवल ही नहीं, मैं तो पूरे ब्रिज का कहूँगा, पूरे हरियाणा का भी है, पर इस एरिया का तो विशेष विषय है कि, और ये आपने अच्छा विषय उठाया कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि इसका रखरखाव कौन करे फिर? देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित करना होगा, और राज्य सरकारों की भी ड्यूटी है, और मैं कहता हूँ हर नागरिक की ड्यूटी है। और सबसे महत्वपूर्ण है नागरिक की ड्यूटी है। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है, वो इंडस्ट्रीज का बड़ा रोल है इसमें, इसके सुधारीकरण के या इसके स्वच्छ बनाने में। कोविड के समय में अब से 3 साल पहले हमने ये भी देखा है कि इसी यमुना नदी का पानी बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया था। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे यमुना नदी का, गंगा नदी का पानी है, देश की बाकी नदियों का पानी है, ऐसे ही साफ पानी हो गया था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो मुख्य विषय है कि शहर का एक जो डेली वेस्टेज जो होता है वो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता। ठीक बात है। जो मुख्य बिंदु है, केमिकल युक्त जो आता है वो ज़्यादा केमिकल युक्त आता है, जो कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर पैदा हो रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल वो है। और ये जो नाले हैं, अगर हाउस होल्ड का जो वेस्ट वाटर है अगर वो जा रहा है तो वो कार्सिनोजेनिक नहीं है, वो आगे भी ट्रीटमेंट उसमें हो जाता है। लेकिन उससे ऐसा मानवीय तौर पे या भूमि का ऐसा फसलों का नुकसान नहीं, बड़ा खतरा नहीं है, केवल सफाई व्यवस्था का विषय तो हो सकता है खासकर वो। तो एक ये जो मुख्य विषय इसमें, और इसके लिए हमें एक सरकार मिलके देश की बड़ी एजेंसियों के साथ में ऐसे एक योजना बनाए, उसके लिए स्पेशल फंड एलोकेट हो, क्योंकि हम यमुना का विषय तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आगरा कैनाल बिल्कुल हमारी म्यूनसिपैलिटी के वहाँ से निकलती है, क्षेत्र से, लिमिट में से है। तो अब इसलिए हमने इस विषय को वहाँ पे सुझाव दिया, और हम ऐसा भी कह सकते हैं आगरा कैनाल के माध्यम से हमने यमुना के विषय को भी उठाया है जी। तो एक ये विषय। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सपना है कि हर नागरिक के पास में छत हो, घर जी, है ना, घर हो, उसके सिर पे छत हो, ये एक उनका एक सपना है। और हर व्यक्ति का, आम से आम व्यक्ति का भी एक सपना होता है कि उसके जीवन में उसके लिए एक घर, रोटी कपड़ा और मकान, ये जरूरत मानी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हमने एक ये सुझाव दिया है सरकार को कि सरकार जो अन्य विभागों के माध्यम से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करती है, हम ये कहते हैं कि आप अन्य विभागों के माध्यम से जो कर रहे हैं,
कि हमने अब तक कितना अचीव किया है उसमें, एक तो उसका आकलन हो, हम अपने शहर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हाउसिंग बोर्ड हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, HSBP हो गया, और इसके साथ तो आजकल तो कई और एजेंसियां बना दी गई। लेकिन एक जो विषय हमने जो उसमें रखा कि इन विभागों के पास में ऐसी भूमि नहीं होती है जिसपे हम इनको एक्वायर करनी होती है, ठीक बात है। और उसमें लोग कई बार स्वेच्छा से दे भी न भी चाहते हैं, नहीं भी देना चाहते, तो उसमें मामले होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कई बार कोर्ट में अटका रहता है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के पास में, हर एक म्यूनसिपैलिटी के पास में अच्छी खासी बड़ी संख्या में जगह है, तो ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों के हम आवासीय कॉलोनी वहाँ बना सकते हैं। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए कि लोगों को जो हमने पक्के मकान देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो जैसे हमारे पास में आज कम से कम 20 से 30 एकड़ भूमि ऐसी है जहाँ पे हम हाउसिंग कॉलोनियाँ डेवलप कर सकते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं। जैसे अभी तक क्या चलता है कि मान लीजिए नगर परिषद की ज़मीन है और उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि प्लॉट देने की और उनका एक फिक्स अमाउंट लेने का। अभी पिछले दिनों ड्रॉ हुआ था, वो पिछले दिनों आपकी सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने वो बांटे थे, उनको लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिए गए थे। क्या वही वाली योजना के तहत है या फिर इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि जैसे HSBP मकान बना के भी दिया करता है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ मकान बना के भी देती हैं जी, तो क्या आपका भी प्रस्ताव यही था इसके अंदर? हाँ, हमारा प्रस्ताव ये है कि आप म्यूनसिपैलिटीज़ को इस काम के लिए ऑथराइज कीजिए, आगे कीजिए, हम लोगों को मकान बना के दे सकते हैं, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के पास में वो क्षमताएँ हैं, क्योंकि ज़मीन का यहाँ कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। बहुत सारी जो गाँवों की ज़मीन है या शहर के अंदर जो सामलादेह की ज़मीनें हैं, सरकार की जो ज़मीनें हैं, वो हमारे नगर परिषद के अंडर ऑलरेडी हैं, तो उन पे हम मल्टी स्टोरी हाउस। तो क्या आपका प्रस्ताव था कि नगर परिषद खुद बनाए या इसको PPP मॉडल के तहत बनाया जाए? दोनों ही प्रस्ताव इसमें शामिल है कि कुछ हम बिल्डिंग्स नगर परिषद के माध्यम से डेवलप करें और कुछ PPP मॉडल पे हम जैसे आगे। प्रस्ताव तो अच्छा है कि लोगों को अगर सस्ता घर मिलेगा। आज अगर देखें तो अगर फ्लोर फरीदाबाद पलवल में देख लें तो शहर के अंदर एरिया में आकर के एक फ्लोर की कीमत लाखों करोड़ों में है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अगर ये इसको हम कह सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बनाई जाए जिसको नगर परिषद भी चलाएं, और नगर परिषद को भी राइट हो कि वो मकान बना करके चाहे PPP मॉडल पे या अपने तहत दे सकें। अच्छा प्रस्ताव है। इसमें मैं 2 साल के समय में जो हम जान पाए हैं, मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि पलवल म्यूनसिपैलिटी के अंदर इतनी क्षमता है, या हमारे पास, हमें दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते, इतने संसाधन हैं कि हम 10,000 लोगों को मकान दे सकते हैं। 10,000 मकान बना सकते हैं। हाँ, इतनी हमारे पास में ज़मीनें हैं। कितनी ज़मीन होगी शहर नगर परिषद के पास? लगभग नगर परिषद के अकाउंट गाँवों वाली ज़मीनें मिली होगी आपके पास, शहर में ज़मीन बची नहीं। गाँव वाली ज़मीनें हैं जब नगर परिषद में गाँव शामिल हुए, शहर के अंदर, अब शहर में आ गए सभी यहाँ उन एरियाज में, तो यानी कि 10,000 मकान बना सकती है नगर परिषद पलवल में अगर राइट उसको मिल जाए तो। अच्छा प्रस्ताव है, और लोगों को अफोर्डेबल स्कीम के तहत शहर के अंदर आने का मौका मिल जाएगा। जो कच्ची कॉलोनियों में लोग जो रह रहे हैं, और सबसे मेन होगा कि कच्ची कॉलोनियों को जो बढ़ावा मिलता है वो कम हो जाएगा। ठीक बात है। सरकार की आमदनी भी होगी जी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, और लोगों को एक निकाय संस्थाएं मजबूत होंगी, उनका फाइनेंस बढ़ेगा, अच्छे काम कर सकते हैं, और लोगों को घर मिलेगा। ये 3 हो गए। हाँ, और साथ ही इसके अलावा एक, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से पहले सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ। तो मेरा एक शुरू से ऐसा मानना है कि सामाजिक जो संरचना है, ढांचा है, उसे देखते हुए सारी चीज़ें कि महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन हॉस्टल जी, आज के समय में, क्योंकि महिलाएं भी बराबर अपना पार्टिसिपेशन रखती हैं, और मैं तो देखता हूँ कि युवाओं में पुरुषों से ज़्यादा उनके अंदर एक योग्यता है, या अपने आप को काम करने के लिए उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, तो उनके अंदर है। तो वो सारी चीज़ों को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उनके लिए भी एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल, मतलब हॉस्टल का ये प्रारूप जो ये होगा कि जो बाहर के लोग आकर के यहाँ अगर नौकरी कर रहे हैं, या जो पीजीज में रहती हैं, पीजी में लेके रहते हैं लोग, उन टाइप की लेडीज़ के लिए एक हॉस्टल हो।
देखो, दो हो सकते हैं। एक तो ये हुआ कि जो लोग यहीं रहते हैं उनके लिए तो कोई नीड है नहीं, खासकर अच्छा चेयरमैन साहब, इसके लिए एक बात जरूर आ जाती है। आपने सुझाव दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है। मेवात के एरिया में कस्तूरबा गांधी के नाम से इस प्रकार के हॉस्टल बने, जी जंग खा रहे हैं वो। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी संस्था या भवन को संचालन करने वाले जो समिति है उसके ऊपर बड़ा निर्भर करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं कई बार सभी लोगों को ये विषय पे बात करता हूँ कि जो बेसिकली जो हमारा गांव है, वह वहाँ पे 2 सार्वजनिक भवन हैं। एक भवन में आप अगर जाएंगे तो आपको हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा हमेशा मिलेगा, तैयार। कि अगर आप अभी भी पहुंचेंगे तो आप जाके तुरंत आधे घंटे में वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। वो एक तो इतना तैयार मिलेगा आपको, है ना। उससे 50 मीटर की दूरी पे दूसरा भवन है हमारे क्षेत्र में। वो भवन ऐसा मिलेगा, अगर आपने उसमें कोई कार्यक्रम करना है तो वहाँ की जो कमेटी है, जो संचालक हैं, उनको आपको कम से कम 10 से 15 दिन पहले बुक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उनको 15 दिन समय देने के बावजूद भी और जो हम 15 मिनट में जहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। सबसे प्रमुख बात है कि सरकारों पर छोड़ने से सब कुछ नहीं चलेगा। इच्छा शक्ति आदमी खुद भी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उनको ऐसे जो लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को माध्यम बना के हम इन चीज़ों का बेहतर तो संचालन। हॉस्टल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपने सुझाव रखा, क्या इसको पीपीपी मॉडल पर रखा जाए या फिर सरकार बनाए, इसको नगर परिषद बनाए? देखिए, इससे बहुत सारी चीज़ें जो पीपीपी मॉडल पे डेवलप हुई हैं, अब क्योंकि पीपीपी मॉडल को भी लंबा समय हो गया है, तो उसके भी जो परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि उसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन हो गया, सरकार का भी पार्टिसिपेशन हो गया, तो वो चीज़ें बेहतर मैनेज हो पाती हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो हमारी प्रेफरेंस इसमें यही रहेगी कि इसे पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया जाए, ताकि अगर ये सुझाव माने जाते हैं तो जी। तो मुख्यतः फिर एक विषय हमने और बिल्कुल रखा कि ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उनके घरों में कोई जगह नहीं है, तो छात्रों के लिए भी हमने एक हॉस्टल का डिमांड की। ये ऐसी जैसे एक टॉयलेट, एक मतलब हॉस्टल वो वहीं रह सकते हैं या लाइब्रेरी टाइप में क्या रखना चाहते हैं? रहने के लिए, वहीं रहने के लिए वो अपने घरों से दूर रह कर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे, तो जैसे हमने खेल नर्सरियाँ, जैसे हमने स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप किए, तो हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी पूरी सुविधाएं मिलें, उनको लाइब्रेरी भी मिले, उनके हॉस्टल भी मिले। अच्छा सर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने सारी बातें रखी है जी, खासकर जैसे चलो वो तो बड़े प्रोजेक्ट हो गए, हाउसिंग प्रोजेक्ट बड़ा हो गया। आप जो शहर के अगर यमुना वाला चाहते हैं तो नो डाउट कि उसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होंगी तो ही काम होगा। जैसे आपने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल या पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी कुछ फीस भी रखी जाएंगी, तो ये तो नगर परिषद खुद भी कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? ऐसे प्रस्ताव बना करके अगर आप डिपार्टमेंट को भेजेंगे? निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने ठीक विषय किया। मैंने अपनी नगर परिषद पलवल के अंदर इनका प्रावधान भी कर दिया है और आने वाले समय में हम अपने शहर के अंदर ये बनाने भी, मतलब आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट भेजा है सरकार को कि ऐसा कुछ किया जाए? हाँ। लेकिन मैं ये जो सुझाव दिए गए हैं ये सिर्फ पलवल ये तो पूरे स्टेट के लिए हो गया और ऑल इंडिया के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं जी। आप टाइडी फंड्स के साथ में बाकी जगह भी ऐसा कीजिए। जैसे हमने ये, इसके लिए हमारे पास में कोई सरकार की तरफ से फंड अवेलेबल नहीं था, हमने सभी हाउस के अंदर सभी पार्षदों से बात करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस काम के लिए फंड एलोकेट हो। जब इस काम के लिए ही फंड एलोकेट होगा तो ये काम अगर ये पीपीपी मॉडल पे अगर होंगे, अगर बनेंगे, उसके लिए सरकार के फंड की कोई ज़्यादा नीड है भी नहीं। लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित भी करना होगा कि ये काम किए जाएं, प्रोजेक्ट वो मंजूरी मिले उनको। तो जो आदेशात्मक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं कि ये काम किए जाएं, तो उनको सूचीबद्ध करना पड़ेगा कि ये काम होने हैं या नहीं होने। बस सभी जगह इस लेवल का मोटिवेशन नहीं होता कि जो अपने स्वयं के स्तर पे ये सारी चीज़ें कर पाएँ, लेकिन सरकार
की तरफ से कई सारी चीज़ें हमारे पास में जो आती हैं कि ये काम करने ही हैं, तो उन कामों को म्यूनसिपैलिटी या कोई भी संस्था, सरकार के विभाग, वो निश्चित रूप से उस काम को करते हैं। तो हमने कहा है कि सरकार इन कामों के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाए, टाइडी फंड्स उनके लिए रखें, और वो काम मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर पूरे देश भर में हो पाएंगे, तेजी से हो पाएंगे। ये तो वो सारी बातें हुई जो पलवल ने रखा एक अपना नजरिया कि अगर ऐसा होगा तो फिर देश के अंदर शहरी निकायों में ऐसा हो सकता है। हो सकता है। अब आपसे 2 सवाल करूंगा चेयरमैन साहब जी। 2 साल हो गए आपको चेयरमैन बने हुए, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया। 2 साल के अंदर पलवल में आपने क्या समझते हैं कितना बदलाव हुआ? पिछली सरकार भी आपकी थी और आज भी आपकी सरकार है। डबल इंजन आपके प्रधानमंत्री से लेकर आपके पार्टी के संगठन के भाजपा जुड़े हुए हैं, आप जिलाध्यक्ष तक कहते हैं डबल इंजन, तो ट्रिपल इंजन मिले हुए हैं आपको पलवल में लंबे टाइम से। पिछले टर्म में और आपके टर्म में 2 साल वाला या 2 लगभग आधा टाइम आपको भी हो गया, कितने बदलाव हुए और क्या लगता है उससे कितने संतुष्ट हो आप? देखिए, जिस स्थिति में हमें नगर परिषद मिली थी उसको मुझे बहुत ज़्यादा शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें, क्योंकि ये एक निरंतर प्रोसेस है, निरंतर काम करने की आवश्यकता होती है। शहर के अंदर हमने एक तो 2-3 विषयों पे हमने अच्छा काम किया है कि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जो क्षेत्र की, शहर की या नए लोगों की या गांव की जो राजनीति होती थी म्यूनसिपैलिटी में, उससे ऊपर उठकर मैं आपको ये इस बात को कह सकता हूँ कि 125 साल के अंदर ये पहली बार है कि पलवल के सभी वार्डों में इन 2 वर्षों के अंदर काम हुए। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस नारे के साथ में, वो हमने उसे चरितार्थ। मैं कहूँ तो आपने सारी पार्टियों को झंडे नीचे ला के खड़ा कर दिया कि सबके काम हो रहे हैं अब, इसलिए बटने कटने की जरूरत नहीं है। तो एक तो वो जो परंपराएं चलती थी कि कुछ सिलेक्टिव पार्षदों के काम होंगे, कुछ के नहीं होंगे, एक तो उस माहौल को हमने ख़त्म किया जी। और जहाँ जैसे कहीं पे ज़्यादा काम की भी आवश्यकता थी तो हाउस के अंदर हमने उस माहौल को भी बना के रखा कि वो सभी पार्षद सहयोग की मुद्रा में रहे। वरना ऐसे अनेकों मीडिया के माध्यम से भी, या आप तो जुड़े रहे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं आपने, तो वरना पार्षद कई बार इस स्थिति में आ जाते हैं कि उनको बराबर फंड चाहिए। अगर 3 करोड़ रुपए आए हैं, अगर हर पार्षद को हम बराबर फंड देने लगें तो आप मान के चलिए सभी के पास में 10 लाख रुपए भी नहीं आएंगे और उससे किसी भी वार्ड में काम नहीं हो पाएगा। तो हम इस बात को, लेकिन हमने एक ऐसी समग्र योजना बनाई कि जिसके अंदर जिसको जैसी आवश्यकता है, कहीं बड़े कामों की आवश्यकता है तो उन बड़े कामों को भी किया। तो पहले तो हमने एक साइकोलॉजिकली उनके अंदर ऐसा कोई बंटवारा ना हो और वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जो शहर के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, उस सब चीज़ को हमने ठीक किया। दूसरा, साथ साथ हमने शहर की आवश्यकताएं क्या हैं उस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया। जैसे आज हम जिला हेडक्वार्टर हैं, लेकिन ये हमारे कह लीजिए कि हमारे ऊपर किसी इससे पहले ध्यान नहीं दिया गया। मैं किसी का नाम लेके या राजनीतिक रूप से मेरी आदत नहीं है कि मैं इन बातों को ज़्यादा कहूँ, सब लोग सब समझते हैं। लेकिन जब मैं आया, आज ये वास्तविकता है हमारे शहर की कि हम 100 लोगों का किसी भी एयर कंडीशन हॉल के अंदर अच्छे से कार्यक्रम नहीं करा सकते। ये वास्तविकता है हमारे शहर। लेकिन अब हमने इस सब चीज़ को ध्यान में रखते, नाम नहीं ले रहे, अपनों को छुपा रहे हो या पहले वालों को छुपा रहे हो? सब मैं तो वो कह ही रहा हूँ कि उन सब चीज़ें खराब होती हैं। 10 साल से तो आपकी सरकार है हरियाणा के अंदर, पलवल में आपकी सरकार है। प्राथमिक, अब ये भी तो हमारी सरकार ने किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि, लेकिन आज पलवल की स्थिति हम आपको के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अपने शहर के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का एक ऑडिटोरियम जी, जो 1200 लोगों की कैपेसिटी का है, जहाँ 1200 लोग एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में बैठ के किसी भी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम को कर सकते हैं, देख सकते हैं,
चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक हो, कार्यक्रम। सामाजिक हो। तो ये ऐसी व्यवस्था कहाँ हमने, प्रस्तावित है वो पलवल में? ये अलावलपुर रोड पे हमने उसका किया है। तो जगह वगैरह फाइनल हो सब गई? सारी उसका चीज़ें फाइनल बजट? हो गई। मैं इसलिए कुछ स्टेज पे काम करने के बाद में ही लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि वो ऐसे कुछ चुनावी चीज़ें ना लगे, कुछ ठोस कॉन्क्रीट चीज़ें हों, तो जब बताने में, लोगों को साझा करने में ठीक रहता है। तो 3 एकड़ में लगभग 13 करोड़ की लागत से हमने एक ऑडिटोरियम के लिए DPR हमारी तैयार हो गई है, फंड्स उसके लिए एलोकेट कर दिया है, वो सारी चीज़ें। और निश्चित मतलब रूप से अब सिर्फ उसका शिलान्यास होना है और काम शुरू होना है, उसका बाकी सब कुछ हो गया? टेंडर लगना है, टेंडर लगना है बस सिर्फ। DPR हो गया, जगह एलोकेट हो गई, जगह सब कुछ हो गया जी। एक इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे बच्चों के, उनका कोई अच्छे से शारीरिक विकास हो, उनके लिए कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां उनको ध्यान में रखते, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए कोई पार्क ऐसा डेवलप नहीं हुआ। तो एक हमने 5 करोड़ की लागत से एक चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए स्पेशल जी, तो ऐसा एक चिल्ड्रन पार्क की भी हमने। उस चिल्ड्रन पार्क में क्या होगा, क्या ऐसी विशेष सुविधाएं रखने की प्लानिंग चिल्ड्रन है? पार्क को हमने बेसिकली जो डिज़ाइन किया है, आपको यहाँ आसपास रेयर टू रेयर कोई ऐसा मैं उदाहरण नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमने उसमें जो ध्यान किया है कि जो बच्चों की जो स्किल्स हैं, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चों के एज के साथ में जो स्पोर्ट्स होने चाहिए, एक्सरसाइज होने चाहिए, उसको डेवलप किया है हमने। उसमें उन सारी चीज़ों को लिया है। तो लगभग मैं कहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में बच्चों के लिए अब तक कुछ भी नहीं था, तो ऐसा एक चिल्ड्रन पार्क हमने लगभग 5 करोड़ की लागत से चिल्ड्रन पार्क हमने उसका प्रावधान किया है। तो उसके लिए भी क्या कोई DPR वगैरह तैयार हो गई, बजट तय हो गया? बजट हाँ, DPR, फंड्स एलोकेशन, उसका सारी चीज़ें हो गई हैं। बस उम्मीद है कि अब जो आने वाले समय में उसका टेंडर लग के और वो काम चालू हो जी। अगर ये काम होते हैं चेयरमैन साहब, तो ये वाकई अच्छी बातें हैं, क्योंकि पलवल मैं समझता हूँ तरस रहा है। जिम खाना क्लब बना तो उसको कोई देखने वाला नहीं। पलवल के अंदर आपने कहा, मैं भी नहीं कह रहा हूँ किसी सरकार का नाम, कभी यहाँ ये लगा कि यहाँ पर एक पुल बनाया जाएगा, वो लोग देखते रहे। कभी कहा गया कि यहाँ पर एक पार्क बनेगा बड़ा, वो लोग देखते रह गए। कभी कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्री जोन के लिए ये होगा, वो लोग देखते रह गए। ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, वो आज कागजों में रह करके पता नहीं कहीं है या वो कागज फटफटा के फ्री हुए। नगर शहर के अंदर ऐसी इतनी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके लिए कहा गया कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग होगी और इसके अंदर मॉल बनेगा, वो सब खत्म हो गया। तो आपने 2-3 योजनाएं बताई हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे फलीभूत हों। खैर, अगला 2.5 साल और बचा है आपके कार्यकाल का। डबल इंजन की सरकार आप क्या करते हो, ट्रिपल इंजन लगे हुए हैं, इंजन भी पावरफुल है बिल्कुल। पहले पलवल में आपका विधायक था, मंत्री भी है, आपकी सरकार नगर परिषद की है ही, केंद्र में भी आपके पास जो आपके मंत्री हैं, हरियाणा सरकार, भारत सरकार के हमारे सांसद हैं, और लगातार आप 2.5 साल तीनों काम साथ करेंगे, ये बात भी साथ में है। तो क्या लगता है और कैसी उम्मीदें हैं इन मंत्रियों से, और आपको क्या लगता है कितना तालमेल से चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग दायित्व निभाते हैं। मैं तो आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करता हूं। बात तो प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता ही मानते हैं आपके। और ये वास्तविकता है कि हमें दायित्व हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो एक कार्यकर्ता बन के ही काम करते हैं। तो ये एक विशेषता है, एक हमारे एक कैडर की, ट्रेंड कैडर है। तो वो निश्चित रूप से वो चीज़ें जो अन्य राजनीतिक दलों में होती हैं, टकराव, गुटबाजी, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को वो मसाला तो नहीं मिलेगा। पर हाँ, निश्चित रूप से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि हम माननीय कृष्णपाल जी का हमें जब जब भी आवश्यकता हुई है मार्गदर्शन समय पे मिलता है और पूरा सहयोग उनका लगातार बना रहता है। अब अपने गौरव गौतम जी विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने हैं। पूरे क्षेत्र को उनसे पूरी उम्मीद है, हमें भी उनसे पूरी उम्मीद है कि उनका भी पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन शहर के आगे बढ़ाने के लिए समय समय पे मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से मंत्री बने हैं तो हमारी भी एक इच्छा रहती है कि क्षेत्र के लिए कुछ और, जैसे हम ये प्रोजेक्ट लेके आए
और भी कुछ हम बड़े प्रोजेक्ट्स लेके मतलब आए। ट्रिपल इंजन है वो भी, हाँ, उनमें उसका- हॉर्स पावर की मोटर भी ज़्यादा लगी हुई है तो तेज भागेंगे। हाँ, और सभी लोग बड़ी इच्छा रखते हैं और जी। विश्वास भी है कि अब क्योंकि आने वाले अब 2.5 साल कोई चुनाव नहीं है तो लोग अच्छा काम करेंगी सरकारें, और गौरव जी युवा हैं तो निश्चित रूप से अपना वो 100% देंगे, और लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, अच्छा काम करेंगे। चलिए, तो ये थे यशपाल जी जो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन लग चुके हैं और जो इंजन लगे हैं उनकी मोटर बहुत हैवी हॉर्स पावर की है। मायने रखता है कि जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर होगी उतनी तेज़ गाड़ी दौड़ेगी और उतना ऊंचा पानी जाएगा। उम्मीद है कि पलवल को आने वाले 2.5 साल में यशपाल जी चेयरमैन रहेंगे। अभी 2.5 साल चलना है और 2.5 साल ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं चुनाव नहीं है। और 2 योजनाएं इन्होंने बताई आपको अभी कि 1200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी का एक मल्टीपर्पज़ हॉल जो जनता के लिए मिलेगा, और एक ऐसा चिल्ड्रन पार्क जो शायद कल्पना, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ उसकी, कैसा वो पार्क होगा, वो कब सपने पूरे होंगे हम भी उनको देखेंगे। और यशपाल जी हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सपने हैं वो फलीभूत हों, और इसके साथ जो आप अच्छा कर रहे हैं इसको और बेहतर कर सकें, और आपके जो आपने बताया तीनों इंजन पूरी मजबूती के साथ दौड़ें ताकि पलवल हरियाणा के साथ दौड़े। इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर हम लगातार आपके बीच आते रहते हैं, आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।